बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक की परीक्षा आप लोगों की संपन्न हो चुकी है। परीक्षा आप लोगों का कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, आप इसे आंसर की से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हम लोग जो आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन का, तो आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो एक क्वेश्चन पेपर है, ये बुकलेट सीरीज ई वाला है। तो जितने भी ई कैंडिडेट वाले हैं वो तो एग्जैक्ट आंसर अपना टिक करते चले जाएंगे, लेकिन जिनका बुकलेट नंबर ए बी सी और डी होगा तो वो अपना क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन में भी उल्टा पुल्टा किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा और आंसर अपना टिक करते चलिएगा। आइए फटाफट से बढ़ेंगे क्लास की ओर और यहाँ पे पहला सवाल लेंगे। पहला सवाल है, मूली किसका उदाहरण है? मूली किसका उदाहरण है? ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है जिसमें एक किसी भी पौधे के भाग खाने वाले जो भाग होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहा है। ये विगत प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई में आया था तो उनमें भी मैंने देखा था कि कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे, जैसे कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इस बार मूली के बारे में पूछा गया है कि मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि मूली जो है वो किसका उदाहरण है। तो मूली जो है वो संशोधित जड़ का उदाहरण है, ये याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, संशोधित जड़ मूली होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। मरीज, निदान, बिल, चिकित्सक और उसके बाद उपचार दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मरीज आएगा और मरीज जाएगा डॉक्टर के पास, यानी कि दूसरे स्थान पे चिकित्सक हो जाएगा। डॉक्टर उसको भेजेंगे जांच घर निदान करने के लिए, ठीक है। जांच के उपरांत फिर उसका होगा उपचार और उपचार करने के बाद अंत में वो पेमेंट करेगा, बिलिंग होगी उसकी। तो इस तरह से आप सीरियल कर लेंगे, ठीक है। पहले स्थान पे मरीज आएगा, दूसरे स्थान पे चिकित्सक आएगा, तीसरे स्थान पे निदान आएगा, चौथे स्थान पे आपका उपचार आ जाएगा और पांचवें स्थान पे बिल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है शहरी स्वशासन के बारे में, पंचायत व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक दल बदल के बारे में और भाषाओं के बारे में। तो हम सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय भाषाओं से संबंधित है और हम सभी जानते हैं कि भारतीय भाषाओं में टोटल 22 भाषाओं को इस अनुसूची में जगह दी गई है ना। तो तीसरे प्रश्न का चौथा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो ये जो पालघाट दर्रे से संबंधित सवाल पूछा गया है, तो ये आपका कोचीन से चेन्नई के बीच का ये मार्ग बनाता है पालघाट दर्रा, और वहाँ पे ये कोचीन, जिसको कोच्चि भी कहा जाता है, तो कोचीन बंदरगाह से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे चेन्नई भी विकल्प में है और कोचीन भी है। ये दर्रा जो है चेन्नई और कोचीन ये दोनों को जोड़ता है, लेकिन बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वो कोचीन का बंदरगाह है जो कि पालघाट दर्रे से जुड़ता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, ये सवाल है। तो हम एक वर्ग को ड्रॉ करेंगे, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, तो सभी भुजाएं ए हो गई। इसके बाद इसका एक विकर्ण लेते हैं। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, a√2 होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री हो गया ये लंब और ये आधार रहा, तो यहाँ पे विकर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और उसको जब हल करते हैं तो a√2 आ जाता है। तो ये विकर्ण हो गया a√2, और इस विकर्ण के आधार पे यानी कि a√2 वाली एक समबाहु त्रिभुज बनाई जाती है, ठीक है। तो a√2
भुजा इसकी होगी, ठीक है, तीनों भुजा क्या होगी, a√2 होगी इस समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे था a√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3/4 इंटू a² इंटू 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करने पर 2 आ जाएगा। 2 दूना 4 कट गया, बच जाएगा हमारे पास √3a²/2। ये हो गया क्या, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का हमने भुजा वहाँ पे a मान लिया था तो a² हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a²। अब देखिए दोनों का क्या कहता है, अनुपात। तो हमने अभी निकाला 3a²/2, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर है वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखेंगे a² कट गया, बच गया हमारे पास √3/2। तो √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बढ़ेंगे, संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे। तो ये 80 लाख आवास बनाए जाने का एक लक्ष्य रखा गया था 2022-23 की अवधि में। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आ चुका है, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं वो सही विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल 840 लाख वर्ष पूर्व का काल था। उस युग में हिमालय का उत्थान हुआ था और इंडस जो प्लेट है वो अफ्रीका महादेश से अलग होकर के टकराया था। उसके बाद हिमालय का वहाँ पे निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला के रूप में स्थानीय स्वशासन को रखा जाता है, जिसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था भी आता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। विटामिन ए। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके बाद है हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, श्रृंखला ABDH और इसके बाद है डैश। यहाँ पे अगला अक्षर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर है A, दूसरा है B, तीसरा D, उसके बाद H। अब इनमें हमें पैटर्न को ढूंढना है। पैटर्न को अगर आप ढूंढ लिए तो इसका आंसर अच्छे से दे पाए होंगे। तो A की पोजीशन देखेंगे, सबकी पोजीशन आप देख लेंगे तो ये आसान हो जाता है। A की पोजीशन 1 है, B की पोजीशन 2 है और D की पोजीशन 4 है, H की पोजीशन 8 है। अब यहाँ पे देखिए 1 से हो गया 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 8 दूना 16, सब में 2 से गुना किया गया है ना। तो 8 दूना 16, तो 16वें स्थान पे कौन होगा, EJOTY। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरह के कोडिंग वाले में तो O होता है 15वें स्थान पे, तो O के बाद आता है P, तो P हो जाएगा 16वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ है सही। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी। गांधी इरविन समझौता, खिलाफत आंदोलन, भगत सिंह की फांसी, होम रूल आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता का डेट यहाँ पे दिया हुआ है 5 मार्च 1931 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन का दिया हुआ है 31 अगस्त 1920 ईस्वी। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और उसके बाद होम रूल आंदोलन, ये तो 1916 में हुआ था, अप्रैल 1916 में हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये हुआ था आपका 29 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसकी अध्यक्षता वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 5वां विकल्प है ये सबसे लेट घटित हुआ था।
तो यहाँ पे अंतिम घटना ऑप्शन नंबर ई सही होगी। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है वो 3 बचता है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संख्या क्या हो सकती है। वो संख्या 15 हो सकती है, क्योंकि जब हम 15 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15, तो ये हमारा 3 शेष बचता है। ठीक है, और इसके बाद क्या जाता है कि जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो संख्या हमारे पास 15 है, इसका वर्ग निकाल लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। फिर 225 को 6 से विभाजित करते हैं तो 225 को 6 से विभाजित करने के बाद हमारा जो है आंसर कितना आता है वो देख लेते हैं। 6 से 225 में भाग देंगे, 6 तिया 18, यहाँ हो गया 6 सत्ते 42, यहाँ भी 3 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होता है। निर्मित नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लगा दिया है। तो देखिए अग्नाशय से पाचक एंजाइम स्रावित होता है। पेट में तो पाचक एंजाइम होते ही हैं। ठीक है, इसमें जठर रस, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, इन सभी का स्राव होता है। अमाशय की थैली से, अमाशय को ही पेट कहा जाता है। लीवर से पाचक एंजाइम का स्राव नहीं होता है। लीवर से पित्त रस का स्राव होता है, जो प्रोटीन के ऊपर कार्य करके उसको छोटे छोटे सरल घटकों में तोड़ता है। लार ग्रंथि भी पाचन में सहायता करती है, वो भी एक प्रकार का पाचक एंजाइम ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न जो है वो बीपीएससी टीआरई वाला जो एग्ज़ाम था, टीआरई सेकेंड, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो उसी टाइम के आसपास ये प्रश्न भी लगता है बना है। जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर है। ये सारा पहले वाला करंट अफेयर्स इसमें दिया हुआ है। अधिकांश करंट अफेयर आप देखिएगा तो सारा पहले वाला करंट अफेयर्स दिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भाग 9 वाला जो है ना, ये सही आंसर है। भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का विवरण है। इसके बाद आपका है एक मैथमेटिक्स का सवाल है। 0.06 का स्क्वायर है, फिर 0.47 का स्क्वायर है, 0.0079 का स्क्वायर है, और बटा करके दे दिया है 0.006। इसमें देखिए 2 अंक है तो इसमें 3 अंक आ गया। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, और यहाँ पे 3 अंक है, और यहाँ पे क्या है 2 2 4 अंक है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखिएगा कि सब ये समान है। 6 तो यहाँ भी 6 है, 4 7 है तो 4 7 यहाँ भी है, 7 9 यहाँ तो 7 9 यहाँ भी है। तो जब इसको हल किया मैंने तो सारे कट गए, ये सारे कट जाता है, और ऊपर में बच जाता है आपका 100। ठीक है, 100 बच रहा था ऊपर में, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये डी आंसर होना चाहिए इसका। 19 भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। ये हमारा केरल राज्य है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, और सर्वाधिक साक्षरता का नमूना भी दिखाया इस राज्य ने कि रोबोटिक मैनहोल सफाई उपकरण वहाँ पे विकसित किया गया है। यानी कि मैनहोल जो नाले होते हैं, बड़े बड़े नाले, जिसकी सफाई यहाँ हमारे तरफ मजदूर लोग करते हैं, लेकिन केरल में अब वहाँ पे रोबोट इसकी सफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। पहला विकल्प है फैट। फैट यानी कि वसा। तो वसा तो जानवरों में मौजूद होता है। क्या कह रहा है, जानवरों में मौजूद नहीं होता है। फैट जानवरों में मौजूद होता है। स्टार्च, तो देखिए स्टार्च जो है मुख्य रूप से पौधे में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और सेल्यूलोज भी ये पौधों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है।
प्रोटीन आपका जानवरों में पाया जाता है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों आंसर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ई उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये 107 लाख करोड़ सही आंसर है। 107 लाख करोड़ बजट के रूप में आवंटित किया गया था। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? तो ये गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 इस तरह से है। ये आपका करनी के ऊपर आधारित सवाल है, तो आप इसका करनी करेंगे इस तरह से 1/√9 माइनस √8 है, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो चिन्ह है इसका विपरीत चिन्ह लेकर के, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक एक पार्ट करके सभी का करने के बाद एक समझ लीजिए यहाँ पे तो आसान हो जाएगा। ये √9 इंटू √9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर माइनस है √8 इंटू √8, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b², ये फॉर्मूला आता है यहाँ पे। तो 9 माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जितना भी है इस सभी का हर 1 हो जाएगा और इसके ऊपर इसके चिन्ह का जो विपरीत चिन्ह होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ समझ सकते हैं, ये √8 है, ये √8 है, ये दोनों कट जाता है। उसी तरह से √7 से कट जाता है। फिर √6 से कट जाता है, √5 से कट जाता है और लास्ट में बच जाता है √9 प्लस √4। ठीक है, आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो माइनस है तो +4 कैसे आएगा? तो चूंकि अभी मैंने बताया कि करनी में चिन्ह उल्टा हो जाता है। ठीक है, और इसके आगे भी प्लस लगा हुआ है तो ये दोनों प्लस में लास्ट में बचते हैं। तो √9 प्लस √4 बचा, √9 की वैल्यू 3 हो गई, √4 की वैल्यू 2 हो गई। तो 3 + 2 करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से लिया गया है। यदि a = 26, सन = 27 तो कैट की वैल्यू क्या होगी? तो रीजनिंग वाले क्लास में मैंने ये बताया था, लेकिन रीजनिंग वाला क्लास आप लोगों के लिए नहीं आया था। मैंने लास्ट में एक प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था, उसमें रीजनिंग वाला क्लास था BPSC TRE के प्रिपरेशन का। तो उसमें बिल्कुल इसी तरह का सवाल बताया गया था। तो a का अपोजिट z होता है और z की वैल्यू कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, उसी तरह से सन में देखेंगे SUN, तो सन के अपोजिट कौन आएगा? तो किसी भी लेटर का अपोजिट कैसे निकालते हैं? तो 27 का फॉर्मूला लगाते हैं। एस का पोजीशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, एस का पोजीशन क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखा जाता है EJOT का, EJOTY। E 5 नंबर पर, J 10वें नंबर पे और O 15वें नंबर पे और T 20वें नंबर पे और Y जो है वो 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे S है और S का पोजीशन है 19। तो 19 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा, तो 19 में जोड़ेंगे 8, है ना। तो 8वें पोजीशन पे कौन है? तो 8वें पोजीशन पे हमारा होता है H। ठीक है, वैसे हमें 8वें पोजीशन पे जो है उससे मतलब नहीं है, इसका अपोजिट जो प्लेस वैल्यू है उसको देखना है। फिर देखेंगे कि U की पोजीशन क्या है? तो E की पोजीशन है आपके 21 और 21 में जोड़ेंगे 6 तो होगा 27। इसके बाद N की पोजीशन क्या है? तो N की पोजीशन आपकी है 14, है ना। और N के अपोजिट आता है M जो कि है 13वें स्थान पर। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 और 13 27 हो गया।
यानी कि इसके अपोजिट पोजीशन पे जो है उसके वैल्यू का एडिशन यहाँ पे किया गया है। तो हमें क्या करना है, कैट लिखना है और इसके अपोजिट पोजीशन पे कौन आएगा उसका वैल्यू क्या होगा उसका मान लिख करके जोड़ देना। ठीक है, तो सी के अपोजिट कौन आएगा, सी की पोजीशन तो 3 है और 3 में जोड़ दीजिए 24 तो आ जाएगा 27। ठीक है, और 24 स्थान पे है XYZ, X है। ठीक है, उसके बाद ए की पोजीशन तो 1 है, ए के अपोजिट आ जाएगा 26। टी की पोजीशन कितनी है 20 है तो आ जाएगा 7। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 24 और 26 50 हो गया, 50 और 7 57 हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है रेडियो तरंगे नहीं, यूवी किरण ये भी गलत है, दृश्यमान प्रकाश भी गलत है, इंफ्रारेड तरंगे सही है, चौथा विकल्प। इसके बाद है एक बार फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2, 5, 16, 65 और इसके बाद लुप्त पद है, लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो 2 से 5 कैसे आ गया, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 से 16 कैसे आया, 5 दिया 15 जोड़ 1, 16 से 65 कैसे आया, 16 चौका 64, 64 1 65। तो फिर इसके आगे क्या होगा 65 में 5 से गुना करेंगे और 1 से जोड़ देंगे तो 65 बचे 325, 325 और 1 326 आ जाएगा। 326 यहाँ पे पहला ऑप्शन है सही है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था, तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को विनोबा भावे जी ने स्थापित किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2010 को, ये तो आप सभी को पता है। अगला प्रश्न एक बार फिर से रीजनिंग वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम में जो वृत्त है ये लंबे को इंगित करता है, जो त्रिभुज है यह सेना को इंगित करता है और ये जो वर्ग है ये बलवान को इंगित करता है। प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करेगी। तो देखिए बलवान सैनिकों को निरूपित करेगी तो वह पार्ट जिसमें त्रिभुज और वर्ग दोनों रहेंगे वो सही होगा। तो यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 4 जो है ये त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है, तो ये बलवान सैनिकों को निरूपित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है, संघीय नहीं है, न्याय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल मैथमेटिक्स से है, एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत 38.9 रन है। तो ये वाला जो सवाल है ये औसत से सवाल है और देखिए 10 मैचों का औसत 38.9 है, तो 10 मैचों में उसने टोटल कितने रन बनाए, तो 38.9 गुने 10 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 389। इसके बाद कहता है कि पहले 6 मैचों का औसत 42 है, यानी कि पहले 6 मैच में उसने टोटल कितने रन बना दिए, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 1 25 252, यानी कि 4 मैच जो बच गए उसमें उसने टोटल कितने रन किए थे, तो 389 में 252 घटा दीजिए, तो 9 में से 2 घट गया 7 बच गया, 8 में से 5 घटा 3 बच गया, 3 2 1। अब यानी कि 4 मैचों का टोटल 137 है, तो 4 मैचों का औसत कितना होगा, तो 137 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौके 16 बच जाएगा 1, 4 दूनी 8 दशमलव देने के बाद इसके बाद फिर 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि 34.25।
पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जो दांतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। और दंत क्षय हो जाता है। अगर किसी बच्चे को दंत क्षय हो रहा है तो ये फ्लोरोसिस का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इतनी कम वर्षा एक तो राजस्थान में होती है, दूसरा लद्दाख में होती है। तो लद्दाख यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है इसको CWG से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि C का अर्थ होता है C का अर्थ हो रहा है यहाँ पे गर्म समशीतोष्ण जलवायु, और W का अर्थ होता है शुष्क सर्दियाँ, और जो स्मॉल g है इसका अर्थ होता है मॉनसून प्रभावित आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इस तरह से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताता है कि उत्तर बिहार की जो जलवायु है वह गर्म समशीतोष्ण की जलवायु है, और इसके साथ ही यहाँ की जो सर्दियाँ होती हैं वो शुष्क कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। शुष्क सर्दियाँ होती है यानी कि ज़्यादा वर्षा नहीं देखने को मिलती है, और मानसून जो है मानसून प्रभावित आर्द्र क्षेत्र है, ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपका पहला ऑप्शन ही नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये अबुल कलाम आज़ाद की रचना नहीं है, ये राम मनोहर लोहिया जी की रचना है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला सवाल फिर से एक बार रीजनिंग का है। P Q का पुत्र है, तो Q जो है वो हो गया P का पिता या माता भी हो सकती है। फिर कहता है कि R Q की बहन है, R जो है वो Q की बहन है, ठीक है, ये बहन है। इसके बाद कह रहा है कि R Q की बहन को पुत्र S और पुत्री T है। इसके दो बच्चे हैं, एक पुत्र है S और एक पुत्री है T। U S का मामा है, यानी कि R का भाई हो जाएगा U। P S से किस प्रकार संबंधित है। तो P और S का संबंध भाई भाई वाला है ना। अब बुआ का बेटा है तो भाई कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भांजा है, भाई है, चचेरा भाई है, और यहाँ पे चाचा है। तो चचेरा भाई अगर दिया है तो यहाँ पे फुफेरा भाई भी देना चाहिए था, नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी को हम लोग मान के चलते हैं कि सही होना चाहिए। वैसे इसको ई भी दे सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल लेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, लैला मजनू के लेखक हैं अमीर खुसरो, अकबरनामा के अबुल फजल, बादशाहनामा अब्दुल हामिद, तहकीक हिंद अल-बेरूनी। इस तरह से ये सही से मैच किया हुआ है। अगला सवाल है, 2017 में निम्न में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ये कितने पुराने करंट अफेयर्स को ला दिया यहाँ पे 2017 में। तो 2017 में शिल्पा शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर थी उस टाइम पे। अगला सवाल है, मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित होती है। तो मायोपिया आँख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। इसी में हाइपर मायोपिया होता है, दूरदृष्टि दोष जिसको हम लोग करते हैं, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1.1/4 से कम हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं आराम से। पहला विकल्प देखिए, 4 दूना 8, 8 1 9, 9/4, और 9 और 4 का अंतर देखिएगा तो आपको 5 दिखेगा ही।
ठीक है। और अब इसको आगे भी हल कर सकते हैं। हर में 5 जोड़ा जाता है, तो हर में जब आप 5 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 9/9 बराबर 1 आ जाएगा। अब ये कम कितना हो गया, तो 9/4 घटाओ 1, तो यहाँ पे 9 घटाओ 4 बच गया यहाँ पे 5/4। इसका पूर्णांक में, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/1/4 आ जाता है, यानी कि ये सही है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, 2/1/4। अगला सवाल है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो गदर उस टाइम पे साप्ताहिक पत्र था, एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता था। कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, यानी कि इंजन को ठंडा रखने वाला मशीन कौन होता है, वो रेडिएटर होता है जिसमें पानी डाला जाता है ना। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही, 8 मई। इसके बाद देखेंगे 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n × n-1/2। अब यहाँ पे n के जगह पे हम लोग संख्या बैठा देंगे, रेखाओं की संख्या को। तो इस फॉर्मूले पर बैठा के देखते हैं कितना आएगा। 5 × 5 घटाओ 1/2, 5 × 4/2, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही है, 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन ट्रैप यहाँ पर दिया है, दक्कन का पठार इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में किसके रूप में किया जाता है। एपॉक्सी रेजिन जो है ये मुख्य रूप से एरोस्पेस में प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष यान बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, और ये चिपकने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये चिपकने वाला पदार्थ होता है, इसलिए चिपकाने में ये सही ऑप्शन होगा, बहुत ज़्यादा मजबूती से चिपकता है ये। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाइए। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। ये कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, क्रिप्स मिशन, तो इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% लोग अखबार X पढ़ते हैं, 50% अखबार Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ परसेंटेज को जब जोड़ते हैं तो 40, 50, 90, 90, 10, 100 तो हो गया, तो सारे लोग अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा अखबार नहीं पढ़ते हैं, पूछ रहा है सीधे सीधे कि कितने प्रतिशत लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते। तो कोई अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या तो 0 है, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन तो कहीं नहीं है, तो हम ई को सिलेक्ट करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी मिलती है। आप यहाँ देखिएगा, ये मिसप्रिंट हो सकता है, पुनपुन के जगह पे पनपन लिखा गया है, तो ए ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा सा धुंधला है, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। ये अलग अलग देशों के संसद का नाम है। तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया जो है उसकी संसद का नाम राष्ट्रीय सभा है, उत्तर कोरिया के संसद का नाम सर्वोच्च लोकसभा है, नेपाल के संसद का नाम विधायिका संसद और फिलीपीन का संसद कांग्रेस कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सुमेलित है। अगला सवाल एक बार फिर से आपका रीजनिंग का है। कारपेट को लिखा गया है इस तरह से, देखिए CARPET, यहाँ पे T सबसे आगे आ गया, ठीक है, T सबसे आगे आ गया और C इसके जस्ट बगल में आ गया, ये तीर का निशान है, T यहाँ पे आया और C इसके बगल में आ गया, यानी कि जो अंत में था वो यहाँ पे आया और इसके बाद C आ गया। अब इसके बाद फिर E आया और
इधर से ए बगल में आ गया, फिर यहाँ से पी आया और फिर आर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये वर्ड बन कर के आएगा नेशनल। ऑप्शन नंबर डी नेशनल सही आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। ये गलत है, 1920 ईस्वी में वो चुने गए थे, कलकत्ता अधिवेशन में शायद। दूसरा, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये भी गलत है, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये तीनों के तीनों कथन गलत हैं, सही तो कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर, तमिलनाडु का मैनचेस्टर ही नहीं भारत का भी मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोयम्बटूर। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा है? ये वृंदावन में स्थापित हुआ है, ये बालिका सैन्य विद्यालय सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? ये आपका करंट सिनारियो वाला क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बहुत पुराने हैं। अब समझ में नहीं आता करंट अफेयर्स में इतना पुराना क्वेश्चन कैसे डाल दिया गया। अगला सवाल है निम्न में अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कौन है? तो सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन होता है, इसका यूज इस्त्री वगैरह में किया जाता है। अगला सवाल है रेनकोट और टेंट के बाहर वाटरप्रूफ गुण, रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? तो ये सतह तनाव इसमें ज़्यादा होता है, सतह तनाव के वजह से ये वाटरप्रूफ गुण वाले होते हैं। ये आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकल कर के आता है, फाइनल आंसर की इससे पता चलेगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी 2023 से सम्मानित किया गया था? सादिका नवाब सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्ति होती है, इसका लागत मूल्य क्या होगा? तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसका लागत मूल्य 100 रुपया है। अब x के ऊपर 5% के लाभ के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या होगा? तो x प्लस x का 5%। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5/100, ये 20 बार में कट जाएगा। तो 20x जोड़ x जब एलसीएम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21x/20। ये हो गया हमारा 5% लाभ के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य। अब फिर 5% की हानि पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो x माइनस x का 5%। तो x माइनस x गुने 5/100, 20/100 कट गया, 20x में से 1x घटेगा तो 19x/20। अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्न से यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है लाभ के उपरांत प्राप्त हुआ है, ये हमारा जो हानि वाला है इससे ये 15 रुपये अधिक है, तो या तो 15 रुपये इधर घटा देंगे या फिर इधर जोड़ देंगे, तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे। 21x/20 घटा 19x/20 बराबर 15। अब देखिए 20 का उत्तर 20 हो जाएगा। 21x में से 19x घटेगा तो 2x बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच कर के आएगा 2x/20 बराबर 15, यानी कि 2x बराबर 15 गुने 20 कितना हो जाएगा 300, यानी कि x बराबर आ जाएगा 150 रुपया। तो ये 150 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्रात्मक भी होता है और अध्यक्षीय, क्योंकि चूँकि राष्ट्रपति हमारे देश के अध्यक्ष भी होते हैं तो वो तो होता ही है। संसदीय एवं गणतंत्रात्मक, ये भी सही है। प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक, ये भी सही है।
क्योंकि दोनों लोकतंत्र से जुड़े हुए शब्द हैं, उसी का पर्यायवाची है। संसदीय एवं संघीय ये भी होता है, तो यहाँ पे ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो है आपका NH-44, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है कि सर्किल को CIRCLE, इसको कोड में लिखा गया है DKUFNF। अब इसमें देखेंगे क्या किया गया है। C को D से इंटरचेंज किया गया है, यानी कि यहाँ पे +1 किया गया है। I को K से इंटरचेंज किया गया है, तो IJK +2 यहाँ पे हो गया, +2। फिर R को U से इंटरचेंज किया गया, तो STU +3 इसमें हो गया। फिर C को F, DEF यहाँ भी +3 है। फिर L को N यानी कि MN +2 यहाँ पे किया गया है, और E से F यानी कि +1। ये पैटर्न जो है +1 +2 +3, फिर +3 +2 +1, इस तरह से चल रहा है। तो आगे हम लोगों को इसी पैटर्न को फॉलो करना है। स्क्वायर, तो SQUARE, तो S में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा T। Q में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, QRS, S आ जाएगा। U में +3 करेंगे तो +3 करने के बाद क्या आ जाएगा, VWX, X आ जाएगा। इसके बाद फिर A है, तो A में फिर से +3 करेंगे तो BCD, D आ जाएगा। और R में +2 करना है तो ST, और E में +1 करेंगे तो F आ जाएगा। तो TSXDTF ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके दादा भाई नेरोजी ने, और ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हम सभी के आमाशय से ये स्रावित होता है। अगला सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 15 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है। मान लेते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो P है, ठीक है, मूलधन P है, तो हमारा जो अमाउंट होगा यानी कि मिश्रधन वो 2P हो जाएगा, क्योंकि ये दोगुनी हो जाती है। समय यहाँ पे दिया हुआ है 15 वर्ष, ठीक है, और दर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो दर को हम लोग R मान लेते हैं। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, A = P × 1 + R/100⁴ तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है, 2P है, 2P = P × 1 + R/100⁵। अब ये P इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, PP है ना, तो बच जाएगा 2 = 1 + R/100 इसके पावर 15। अब ये पावर जो 15 में है ये इधर आ जाएगा, तो 2 पर पावर 1/15 हो जाएगा, बराबर 1 + R/100। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर से कह रहा है कि 8 कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? तो 8 गुना जब हो जाएगा तो हमारे पास ये जो है वो हो जाएगा 8P, है ना, और आपके टाइम यहाँ पे निकालना होगा, दर हमारा R ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग फार्मूला लेते हैं, A = डायरेक्ट लिखते हैं 8P = P × 1 + R/100
टू द पावर टी। अब इसके बाद 8p है तो pp कट जाएगा, 8 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t। अब यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे इसको, 8 को पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, है ना। 2 का क्यू 8 होता है, इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t। इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 से रख लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस r बाई 100 का हमने मान निकाला था, वो हमारे पास था कितना, 2 टू द पावर 1 बाई 15। तो 1 बाई 15 इंटू टी, तो t बाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 इक्वल टू टी बाई 15। तो 15 या 45 बराबर t, यानी कि t की जो वैल्यू है वो 45 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेज़बान कौन से देश थे? तो श्रीलंका और पाकिस्तान, इन दोनों में संयोजित रूप से, ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मेज़बानी की थी क्रिकेट एशिया कप 2023 की। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है। तो ऑक्सीजन को हटाने वाली अभिक्रिया अवकरण के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 13 होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ। आगे देखेंगे, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं उस आदमी का। यहाँ से वो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से ये 1 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि दक्षिण जब बोलेगा तो नीचे मुड़ जाना है। 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला और फिर से वह पूरब की ओर मुड़ गया, यानी कि फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर इस बार चलता है पूरब दिशा में, 2 किलोमीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला। अब कहता है कि अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 3 किलोमीटर। और इधर चूँकि ये 5 किलोमीटर है तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर होगी, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसकी एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा 3 है, और ये जो कर्ण है उसको निकालना है, उसको ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा कि जब एक भुजा 3 दूसरी भुजा 4 हो तो इसका कर्ण हो जाता है 5। कैसे हो जाता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे आएगा 5, यानी कि वो 5 किलोमीटर दूरी पर है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो भूमि जोत का आकार सबसे कम यहाँ पे बिहार में पाया जाता है, ठीक है, अपना बिहार ही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लॉग वाला सवाल दिया हुआ है, तो लॉग 8x प्लस लॉग 8 1/6 इक्वल टू 1/3 है, तो x का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर 12 आ रहा है। कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। लॉग में क्या होता है ना कि लॉग 8x, तो ये बेस हो जाता है आपका, प्लस लॉग 8 1/6 है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लॉग 8x प्लस 1/6 है, तो x इंटू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये जो मान है log 8x/6 हो जाएगा, बराबर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो x/6 इक्वल टू
8 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्टेप लेंगे, 2 टू द पावर 3 पावर 1/3। अब ये दोनों पावर आपस में गुना होंगे, 3 इंटू 1/3, तो ये कट के बच जाएगा 1। तो यानी कि x/6 इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर आ जा रहा है। अगला सवाल है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन नहीं है, मच्छरों का भी नहीं है, कॉकरोचों का नहीं है, चमगादड़ का नहीं है। दरअसल ये सीरम से संबंधित अध्ययन है, जिसमें ये हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, ये पोषण से संबंधित अध्ययन होता है सेरोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट फर्स्ट जो जीएस सेक्शन का था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद डीएलएड सेक्शन है, तो डीएलएड सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसका सारा डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।